जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड में जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सी शक्तियां आती हैं, उसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, जिसमें हमने लगभग 5 राजाओं का उल्लेख मिलता था। 5 में से हम 4 को पढ़ चुके हैं। 5वां है पौरव वंश। ठीक है, तो आज बात करेंगे पौरव वंश की। पौरव वंश मेनली हमें पता करना है कि पौरव वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है। ठीक है, तो पौरव वंश की जानकारी हमको मेनली 2 चीजों से मिलती है। एक हमें मिलता है इसको तालेश्वर ताम्रपत्र से, तालेश्वर ताम्रपत्र, और दूसरा मिलता है वेनसांग के अनुसार। तालेश्वर ताम्रपत्र में 4-5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। उसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वेनसांग के अनुसार इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। वेनसांग ने अपना जो यात्रा वृत्तांत उसने लिखा था सीयू की में, उसमें उसने लिखा था कि उत्तराखंड में एक चारों ओर से पर्वतों से घिरा एक राज्य था, जिसको पर्वताकार राज्य या फिर पौरव वंश उसने कहा था। ठीक है, इसको हम पर्वताकार राज्य भी कह सकते हैं। इसी पर्वताकार राज्य को पौरव वंश भी कहते हैं। ये वेनसांग की जो बुक है सीयू की, उसमें हमें मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र में भी हम कवर कर चुके हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र में 4 से 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत मेनली ये 2 होते हैं। ये हो गए इनकी जानकारी के स्रोत। अब हम देखेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था, देखते हैं। शासनकाल 647 से लेकर 725 ईस्वी तक इनका शासनकाल चल रहा था। ठीक है, यानी कि ये कत्यूरी के क्या थे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब कत्यूरी से पहले इनका शासन यहाँ पर चल रहा था। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर कहाँ है? तो ब्रह्मपुर अल्मोड़ा में पड़ती है। अल्मोड़ा का जो बिनसर एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते थे? ब्रह्मपुर कहते थे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये इनकी शासन की व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर 647 से लेकर 725 ईस्वी तक आए। राजधानी ब्रह्मपुर थी। इसमें कई राजाओं के नाम हमें मिलते हैं। मेनली 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। 5 राजाओं में अधिकतर जो राजा थे वो किसी न किसी के गुलाम थे। 1-2 राजाओं के नाम मिलते हैं जो कहते स्वतंत्र शासक है, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। लेकिन अधिकतर जो शासक थे वो गुलाम शासक ही थे, यानी कि किसी न किसी के अधीन वो शासन यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, अब तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार 5 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। कौन कौन से वो 5 राजा हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है 5 राजा है। सबसे पहले आता है विष्णुवर्मन प्रथम। विष्णुवर्मन प्रथम, ये 5 राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। नंबर 2 वृषवर्मन। नंबर 3 अग्निवर्मन। नंबर 4 धुतिवर्मन। और नंबर 5 यह है विष्णुवर्मन द्वितीय। तो ये 5 राजाओं का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तालेश्वर ताम्रपत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 5 राजाओं की जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। ठीक है, इसमें से प्रारंभिक के जो 2 राजा थे, विष्णुवर्मन और ये वृषवर्मन, इन दोनों की जानकारी हमें कहीं से नहीं मिलती है। ठीक है, इनकी जानकारी हमें कहीं से नहीं मिलती है। इनकी जानकारी हमें मिलती है धुतिवर्मन के अभिलेख से। इसके अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इससे पहले 2 राजा होंगे करके। ठीक है, तो धुतिवर्मन के अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। इससे हम ये सब स्पष्ट हो सकता है कि जो विष्णुवर्मन प्रथम है और वृषवर्मन प्रथम है, ये एक स्वतंत्र शासक नहीं रहे होंगे। अगर ये स्वतंत्र रहते तो अपने अभिलेख खुद ये क्या करते होंगे, उन्होंने बनाए होते। ठीक है, तो इनके अभिलेख हमें नहीं मिलते हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों राजा क्या होंगे, गुलाम राजा होंगे। उसके बाद जो अग्निवर्मन आया होगा, इसने कुछ न कुछ आजादी के लिए लड़ाई की होगी और अपना देश इसने क्या किया होगा, आजाद किया होगा, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे 5 वंशावली पौरव वंश की, हमने पांचों की बात यहाँ पर कर ली है। ठीक है, और इनमें से जो 3 राजा थे, ये अग्निवर्मन और ये धूतिवर्मन और ये विष्णुवर्मन, इन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज या फिर परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। लेकिन इनसे पहले 2 राजाओं ने कोई भी यहाँ पर उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो पहले के 2 राजा होंगे ये क्या होंगे, गुलाम राजा होंगे। और बाकी फिर अग्निवर्मन आया होगा, इसने क्या किया होगा, आपको अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा, इसलिए हम कहते हैं ये बाकी के ये 2 राजा थे, जो 3 राजा थे, ये स्वतंत्र रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ करके। ठीक है, डॉक्टर त्रिपाठी करके कोई इतिहासकार है, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि एक कन्नौज का शासक था जिसका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, उसने क्या किया, इनका अंत कर दिया पौरव वंश का। कन्नौज का शासक, अंत कैसे हुआ, कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम क्या था, यशोवर्मन। तराई क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ये पूरा वंश इनका क्या हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है, यानी कि इनका खत्म हो गया वो वंश। वहां से उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम इनकी थोड़ा शासन प्रणाली देख लेते हैं। राजा को ये लोग क्या बोलते थे, मंत्री को क्या बोलते थे करके, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, कुछ इनकी शासन की व्यवस्था, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च पद था राजा का, सर्वोच्च पद, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका रहता था, मंत्री परिषद का इसमें नियंत्रण रहता था, मंत्री परिषद का नियंत्रण। जैसे वो हर्षवर्धन के शासन काल में शासन व्यवस्था थी, वैसे शासन व्यवस्था यहाँ पर भी देखी जाती है। ठीक है, मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च होता था उसका नाम बोलते अमात्य। और सैन्य प्रबंधन में सबसे जो पावरफुल था वो कौन था, वो था बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद जो दुर्ग संधि विग्रह था, ये कौन होता था, ये युद्ध और शांति के राजा होता था, शांति, युद्ध और शांति का मंत्री। युद्ध और शांति के लिए जो मंत्री होता था उसको हम बोलते थे दुर्ग संधि विग्रह कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था आप सबको पता होगा, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर थी, जिसको डंडा परिक बोलते थे। ठीक है, डंडा परिक, डंडा परिक, डंडा परिदक्ष भी इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रही कुछ पौरव वंश, कुछ प्रणालियां, शासन प्रणालियां, जिसमें राजा सर्वोच्च पद पर था। मंत्री परिषद अमात्य को कहा जाता था, सर्वोच्च पद अमात्य का होता था। जबकि सैन्य प्रबंधन में सबसे जो सेनापति का जो पद था, सर्वोच्च सेनापति, उसको बलाध्यक्ष कहा जाता था। और जो दुर्ग संधि विग्रह होता था, युद्ध और शांति के समय मंत्री होता था। और जो पुलिस व्यवस्था थी उसको हम बोलते दंडा परिक बोलते थे। ठीक है, इसमें कुछ भूमि की व्यवस्था है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन कौन सी, कुल व्यापम, कुल व्यापम, द्रोण मापम, और इसके बाद होता था खारी वापम। ये तीनों को याद करना, ये पौरवकालीन भूमि को जो भूमि की पैमाइश करने के लिए इन शब्दों का यूज होता था। ठीक है, खारी वापम। ठीक है, और इसमें जो 2 भूमियां होती थी, सिंचित भूमि, एक असिंचित भूमि। असिंचित और सिंचित, असिंचित, असिंचित भूमि को बोलते थे केदार और सिंचित भूमि को सारी, सिंचित भूमि को सारी बोलते थे। ठीक है, सारी, अभी हमारे गांव साइड भी सारी नहीं बोलते हैं, वो वैसा ही होता है। ठीक है, तो कुल व्यापम, द्रोण मापम, खारी वापम और असिंचित भूमि के लिए होता था केदार, ये गलत लिखा गया है, असिंचित, असिंचित, असिंचित। ठीक है, सिंचित के लिए सारी। और यहाँ पर जो कर वसूलने को मार्गक कहा जाता था, कर वसूलने वाले अधिकारी को, वसूलने वाले अधिकारी को मार्गक कहा जाता था।
क्या बोलते थे, मार्गक कहा जाता था। ठीक है, ये समझ में आपके आया होगा। अब बात करते हैं यानी कि पौरव वंश का अंत कैसे हुआ करके। ठीक है, तो पौरव वंश का जो अंत होता है उसमें मेनली जो शासक का हाथ रहता है वो कन्नौज का शासक यशोवर्मन था। ठीक है, ये शिव प्रसाद डबराल के अनुसार है। उन्होंने ऐसा कहा था कि जब क्या हुआ होगा, यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा इनका, तो धीरे धीरे यहाँ से पौरव वंश का अंत हो गया। ठीक है, लेकिन उसी वक्त कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तापीड, उसने भी उत्तराखंड में आक्रमण किया और उसने उत्तराखंड की कई कई जगहों को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, उसने क्या किया, यशोवर्मन को भी यहाँ से हटा दिया, जबकि कश्मीर का जो शासक था उसने यहाँ पर राज तो किया नहीं, वो लूटपाट करके कहा चले गया, वापस कश्मीर। उसी वक्त जो उनका शासक था यशोवर्मन का एक सामंत था जिसका नाम था वसंत देव। इसको याद रखना, बसंत देव। ये किसका सामंत था, यशोवर्मन का सामंत था। यशोवर्मन का सामंत था बसंत देव। ठीक है, तो बसंत देव ने इस मौके का फायदा उठाया, ललितादित्य मुक्तापीड चले गया कश्मीर, और यहाँ से यशोवर्मन क्या हो गया, हार कर कहाँ चले गया, वापस अपना कन्नौज चले गया था। लेकिन अब बात रही बसंत देव का। बसंत देव किसका सामंत था, यशोवर्मन का सामंत था। इसने इस मौके का फायदा उठाया और ये क्या किया, इसने उत्तराखंड पर शासन करने लग गया। ठीक है, तो बसंत देव ने यहाँ से उत्तराखंड में जो गद्दी संभाल ली, तो वहां से कत्यूरी वंश का उदय होता है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम पढ़ेंगे कि कत्यूरी का उदय कैसे हुआ करके। बस इतना आपको याद रखना है, ब्रह्मपुर राज्य में क्या क्या हुआ करके ये मैंने आपको बताया, डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।